हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे लास्ट लेक्चर का। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था वर्क डन। आज हम उसी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया से सवाल लगाएंगे ताकि वो जो हमने वर्क का कॉन्सेप्ट सीखा था वो एकदम पक्का, एकदम मजबूत हो सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे अपने काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलती है इन यूट्यूब एल्गोरिथम। इस चैनल के लिए जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरी अगली वीडियो आती है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पढ़ सकें, आप अच्छे से वीडियो के थ्रू अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ गार्डनर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर के डिस्टेंस से एक लॉन रोलर को वो पुश करता है। इफ ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 किलोग्राम वेट, फोर्स कितनी है बच्चों? 20 किलोग्राम वेट, ठीक है, इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, थीटा डिग्री किया हुआ है 60 डिग्री टू द ग्राउंड, फाइंड द वर्क डन बाय हिम। ठीक, तो आपको डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू दी गई है 20 मीटर, फोर्स आपको दिया गया है यहां पर 20 किलोग्राम वेट, 20 किलोग्राम वेट, जिसको हम लिखेंगे 20 इंटू 9.8 न्यूटन। ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैं बता चुका हूं कि जो किलोग्राम वेट होता है उसको अगर हमें ऐसा यूनिट न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं एसआई सिस्टम। थीटा साथ में हमको दिया गया है एज 60 डिग्री। अब हम सबको पता है जो वर्क होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे 20 इंटू 9.8 इंटू 20 इंटू कॉस 60। अब बच्चों जो कॉस 60 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 20 इंटू 9.8 इंटू 20 इंटू 1/2, 2 से ये बन गया 10, ये आ गया 98, 98 इंटू 20 इज 1960 जूल। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन इन दैट केस। तो जब भी आपको थीटा गिवन होता है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं एफ एस कॉस थीटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ पर्सन इज होल्डिंग अ बकेट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक आदमी बकेट को उठा रहा है 10 न्यूटन की फोर्स लगा करके। ही मूव्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने 5 मीटर चला और उसके बाद वो सीढ़ियां चढ़ गया, क्लाइंब कर गया 10 मीटर की ऊंचाई पर। आपको टोटल वर्क निकालना है, ठीक है ना। 5 मीटर वो हॉरिजॉन्टल चला, 10 मीटर ऊपर चढ़ा, तो आपको टोटल वर्क निकालना है। अब देखिए, जब भी आप एक बकेट को, मान लीजिए ये बकेट है, ये बकेट है, अगर आपको इसको पकड़ना है, होल्ड करना है, तो जो फोर्स आप अप्लाई करेंगे वो अगेंस्ट ग्रेविटी होगी। भाई इसका जो वेट है एक्ट कर रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और आप इसे होल्ड करने के लिए अपवर्ड फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब जो आपकी फोर्स है वो y एक्सिस के अलोंग है। ठीक, अब इन्होंने कहा वो फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन। ठीक, उसके बाद जो डिस्टेंस है, पहले वो चला 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो x एक्सिस का डिस्टेंस उसने चला 5 मीटर, y एक्सिस का डिस्टेंस उसने चला 10 मीटर, ठीक है, क्योंकि वो 5 मीटर ऐसे चला और फिर 10 मीटर वो ऐसे चला। तो अगर आप नोटिस करो, इस फोर्स और इस डिस्टेंस के बीच का जो एंगल है थीटा, वो हो जाएगा 90 डिग्री, तो आ जाएगा f इंटू एक्स इंटू कॉस 90 डिग्री, और जो W2 होगा वो f इंटू वाई इंटू कॉस 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 हो गया। तो जो टोटल वर्क होगा वो इन दोनों वर्क्स का सम हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो अगर हम वैल्यू देखें, पहला वाला वर्क हो जाएगा 0 क्योंकि cos 90 0 होता है, दूसरा वाला हो जाएगा फोर्स है 10, डिस्टेंस है 10 और cos 0 है 1, तो मेरे पास वर्क की वैल्यू आ गई, टोटल वर्क इक्वल्स टू 100 जूल। याद रखेंगे ये वाला जो वर्क आ रहा है W1, इसकी वैल्यू 0 आएगी। क्यों 0 आएगी? क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, फोर्स बकेट को उठाने के लिए ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है,
तो थीटा 90 हो गया। बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं क्वेश्चंस कराता हूं, अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है मुझे पढ़ाने के लिए, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मीटर, 10 मीटर में वो रुक जाता है आकर के, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। तो रोड जो है वो 200 न्यूटन फोर्स लगाता है साइकिल पर एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है फ्रिक्शन। हाउ मच वर्क डज द रोड डू ऑन द साइकिल, रोड कितना वर्क कर रही है। तो देखिए जो साइकिल है उसका डिस्प्लेसमेंट एस इधर गिवन है, जो फोर्स रोड लगा रही है वो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, क्वेश्चन ने कहा है ये। तो इन दोनों के बीच में जो थीटा हो गया ये हो गया 180 डिग्री। तो वर्क डन की वैल्यू आएगी एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, जो कि हो जाएगा माइनस एफ एस। अब फोर्स कितनी गिवन है 200 है ना, और डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, तो वर्क आ जाएगा -2000 जूल। ये आ गया हमारे पास वर्क डन। सेकेंड पार्ट में पूछता है हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। अब साइकिल की वजह से रोड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, द रोड इज नॉट डिस्प्लेस्ड बाय द फोर्स ड्यू टू साइकिल। इसका मतलब s की वैल्यू 0 है, और अगर आपको याद हो जीरो वर्क, तो मैंने आपको बताया था जीरो वर्क की 3 कंडीशंस थी। पहला फोर्स 0 हो जाए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, तीसरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाए। तो यहां पर सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। रोड फोर्स, जो रोड है वो भी साइकिल पर फोर्स लगा रही है और साइकिल रोड पर फोर्स लगा रही है, एक्शन रिएक्शन। लेकिन रोड की फोर्स की वजह से साइकिल में चेंज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। पर साइकिल की फोर्स की वजह से थोड़ी जमीन चलने लग जाती है, जमीन तो अपनी जगह स्टेशनरी है, यानी रोड के अंदर किसी तरह का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। अब जब रोड के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो एस की वैल्यू 0 आ जाएगी, सो वर्क डन बिकम्स 0। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अ फोर्स F इक्वल्स टू आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, ये फोर्स की वैल्यू गिवन है आपको। अब देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एंड डिस्प्लेसेस इट थ्रू दिस डिस्टेंस। आपको डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है। आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। अगर फोर्स न्यूटन में है और डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो देखिए फोर्स लिख लेते हैं, F वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, और डिस्प्लेसमेंट है 6i और 9k। S वेक्टर है 6i प्लस 0j प्लस 9k कैप। अब जब हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो जो हम वर्क कैलकुलेट करते हैं वो हम लगाते हैं उसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला फॉर्मूला, Fx इंटू एस एक्स प्लस Fy इंटू एस वाई प्लस Fz इंटू एस जेड। अगर नहीं पता तो लास्ट लेक्चर जाकर के देखो, वहां मैंने एक्सप्लेन किया था इसको, ठीक है। तो यहां पर हम वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, x कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इंटू x कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्टेंस प्लस y कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इंटू y कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्टेंस प्लस z कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स इंटू z कॉम्पोनेंट ऑफ डिस्टेंस। तो वर्क की वैल्यू आ गई 1 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 9, ठीक है। तो 6 प्लस 0 7 9 63, तो वर्क डन की वैल्यू आ गई 69 जूल, ठीक। तो इस तरह से हम वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर is kept on a table such that a length of 60 centimeter hangs freely from the edge। आपको कहा गया एक 2 मीटर लंबी चेन है जिसको टेबल पर ऐसे रखा कि उसका 60 सेंटीमीटर हिस्सा लटक रहा है।
ये, ठीक है। तो आपको कहा गया कि ये जो लेंथ है ये 60 सेंटीमीटर है, जो हैंग्ड वाली चेन है, ठीक है। पूरी चेन की लंबाई थी 2 मीटर और पूरी चेन का वजन था 4 किलो। 2 मीटर 4 किलो। तो आप इसमें मास पर यूनिट लेंथ निकाल सकते हैं। मास पर यूनिट लेंथ, मैं इसको म्यू लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, 4/2, तो ये आ जाएगा 2 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर का वजन इतना होगा। तो 0.6 मीटर का वजन कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं मास ऑफ हैंगिंग पोर्शन, जो पोर्शन लटक रहा है उसका मास m जो हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कैपिटल लिख लेते हैं, यहां पर टोटल मास है ना m, ये आ जाएगा 0.6 इंटू 2, दैट इज 1.2 kg। तो इस वाले हिस्से का वजन कितना है, 1.2 kg। अब इन्होंने कहा g की वैल्यू आपको 10 दी गई है, आपको बताओ इस पूरी चेन को ऊपर खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम किसी बॉडी को ऊपर खींचते हैं तो हमें उसके वेट के बराबर की फोर्स लगानी पड़ती है। तो यहां एक इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, दिक्कत है जैसे जैसे आप ऊपर खींचते चले जाओगे तो लटकी हुई चेन का वजन कम होता चला जाएगा, यानी यहां पर जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो वेरिएबल बनती चली जाएगी, ठीक। तो हम उसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते सिंपल तरीके से। अगर आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करो तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बन जाएगी। इसका दूसरा सिंपल तरीका होता है कि हम यहां पर कंसिडर करें इसके सेंटर ऑफ मास को। देखिए, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर बिल्कुल बीचों बीच लाया करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इस सेंटर ऑफ मास को ऊपर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा एवरेज फॉर्म में, वो ही टोटल वर्क होगा। अब देखो, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच लाया कर रहा है, यानी इसको कितना डिस्टेंस चलना है, 30 सेंटीमीटर अगर आप ऊपर ले गए तो काम हो जाएगा। तो यहां पर फोर्स लग जाएगी वेट के बराबर, देयरफॉर जो एवरेज फोर्स यहां पर हम मानेंगे वो इक्वल्स टू वेट हो जाएगी, जिसको हम mg लिखेंगे। m हमारे पास है 1.2 और g की वैल्यू 10, तो 12 न्यूटन हो गई फोर्स, ठीक है। जो डिस्टेंस हमें यहां पर लेकर के जाना है वो है 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर, ठीक है जी। तो जो वर्क हो जाएगा वो F एवरेज इंटू S, 12 इंटू 0.3, वर्क इक्वल्स टू 3.6 जूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें आपको कितना वर्क करना पड़ा इस चेन को ले जाने में, तो आप इसमें एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ऐसा करके हमने वर्क कैलकुलेट कर लिया। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।